हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं कंटेंट, वह बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। जो जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जो है एसडीएस यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड पहले मैंने हिंदी की तैयारी कराई थी स्टूडेंट की। अब हिंदी मिरर से चैनल से अब मैं पॉलिटिकल के जो हैं वीडियोस डाल रही हूँ क्वेश्चंस की। तो अब मैं हिस्ट्री की भी साथ साथ आपको तैयारी कराऊंगी। बीच बीच में आपके जो इको की क्वेरी आ रही है उसके भी क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ में अपलोड करती रहूँगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अब जैसे कि पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हुई, और ये आपके 400 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसमें सारा ही आपको जितना भी प्राचीन आपका इतिहास है उससे संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि बीए जो फर्स्ट ईयर है उसमें प्राचीन इतिहास आ रहा है। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तब आपका मिडिल इतिहास चलेगा, यानी कि मध्य इतिहास। फिर उसके बाद आपका जब थर्ड ईयर आएगा तब आपका इतिहास चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है, कि मुझे लगा कि 400 क्वेश्चंस बहुत होंगे आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और बीच में अगर कहीं और भी अच्छे कंटेंट के क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की भी देर है। आपका 13 में जाकर एग्ज़ाम है। 10 में आपका इको का है, 12 में आपका हिस्ट्री का है, फिर 13 में फिर आपका इको का, 12 में है आपका हिस्ट्री का, है ना। फिर उसके बाद 16 में पड़ेगा आपका सेकंड पेपर। तो ये आपकी फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर की कंप्लीट समझिए तैयारी चल रही है। और हाँ, एक बात और, बच्चों की ज्योग्राफी को लेकर भी क्वेरी आ रही थी। तो अपना सिलेबस मैंने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ मुझे सिलेबस सेंड कीजिए जिनको भूगोल की वीडियो भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिलेबस नहीं है आप लोगों का। जैसे जैसे आपकी क्वेरी आ रही है मैं सिलेबस मंगा रही हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं आपकी वीडियो तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी की जिनकी भी क्वेरी है वो मुझे सिलेबस सेंड करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका हिस्ट्री में क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति एक प्राक हड़प्पीय संस्कृति से नहीं मानी जा सकती है। प्राक आपके जो है पहली ही यूनिट में है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका झोप संस्कृति। सारे ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित सभी कालों और युगों का सही कालक्रम निर्धारित करना है। नवपाषाण काल, इनको देखना है कि सबसे पहले इसमें कौन सा आया है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है आपका, ये वाला आंसर आपका सही है। तो सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, फिर उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल, फिर उसके बाद कांस्य युग, और फिर लौह युग, ठीक है। इस प्रकार से सभी कालों का, युगों का सही कालक्रम ये है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न जैसे जैसे इम्पोर्टेंट बनते जाएंगे मैं आपको बीच में बताती जाऊंगी कि इसको आप ज़रूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन 10 राज्य क्या था। तो जो वैदिक कालीन, ये प्रश्न आप कर सकते हो। 13 का आपका सी हो जाएगा, 10 राजाओं का संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक पुस्तक उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। तो फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत और यूरोप की कुछ प्रमुख भाषाओं के बीच निकट साझेद्यता का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। पहला व्यक्ति कौन था, तो इसमें पहले व्यक्ति थे फिलिप्पो सोसेटी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। संगम युग में संगम का क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो संगम युग में संगम शब्द का अर्थ था, इसमें आपका आंसर जाएगा बी, कवियों की भाषा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न अक्सर देखा जाता है कंपटीशन में भी। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक शारिपुत्र प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सातवें का आपका हो जाएगा डी, असंख्य द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन। जैन दर्शन आपके सिलेबस में है ना। जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट पे डाल लीजिए इसको। तो 8वें का आपका जाएगा डी, स्यादवाद नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका आ सकता है, 90 की इसको रखिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के दिन घटित नहीं हुई? ध्यान से सुने प्रश्न को, नहीं हुई है। तो पूर्णिमा के दिन उनकी जो घटना हुई थी वह परित्याग नहीं हुई थी, बल्कि जन्म भी हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी हुई और मृत्यु भी हुई। ठीक है, पूर्णिमा के दिन ही इनका ये सब कुछ हुआ था, लेकिन परित्याग नहीं किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शासक नंद संभवतः निम्नलिखित में से किसके संरक्षक थे? ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम में। तो 10वें का सी, जैन मत। अभी जैसे मैंने हिंदी की तैयारी कराई थी ना, आपको मैं हिस्ट्री की भी तैयारी कराऊंगी, ऐसे ही सेम एज ज्योग्राफी की भी कराऊंगी। लेकिन सिलेबस दीजिए मुझे, तो अब मैंने बच्चों से हिस्ट्री का सिलेबस लिया, उसके बाद मैं तैयारी करा रही हूँ। सारे मैंने टॉपिक आपके ध्यान से पढ़े, उसके बाद फिर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। क्योंकि अगर बिना सिलेबस के मैं कुछ भी आपको भेज दूँ एमसीक्यू तो सही नहीं होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, तो ऐसे तो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर वीडियोस हिस्ट्री की बहुत बेइंतहा मिल जाएंगी। मैंने खुद बनाई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं तैयारी करा रही हूँ, तो वहाँ पर हिस्ट्री कॉमन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर मैंने भी तैयारी की हिस्ट्री की। लेकिन वहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है। और इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भी आ सकती है, मिडिल भी आ सकती है, कोई सी भी आ सकती है, तो वहाँ मिक्स क्वेश्चन हैं सारे। लेकिन आपको हम मिडिल नहीं दे सकते, है ना, आपको मॉडर्न नहीं दे सकते, आपको हम सिर्फ जो है प्राचीन ही इतिहास के प्रश्न देंगे, है ना। तो प्रश्न सारे अच्छे हैं, याद करिए इनको सबको। मैंने जब हिंदी की तैयारी कराई थी, मैंने कहा था ध्यान से देखिए, पढ़िए, पेपर एज इट आया। लेकिन अब बहुत फिर भी बच्चों के नंबर इतने अच्छे नहीं जितने की मुझे उम्मीद थी आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध के शासक नंद संभवतः निम्नलिखित में से किसके संरक्षक थे? तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जैन मत के। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत में कौन सी जगह बौद्ध मत का ऐसा सबसे बड़ा संस्थान है जिसमें 130 गुफाएं विद्यमान हैं? आप प्रश्न पत्र देख रहे होंगे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न जैसे आ रहे हैं एग्ज़ाम में, मैं वैसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। 11वें का आपका हो जाएगा सी, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जाएगा सारनाथ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं प्रश्न की तैयारी करा रही हूँ और प्रश्न अच्छे आते हैं आपके एग्जाम में। बोध गया में विद्यमान मौलिक पीपल के वृक्ष को किसने नष्ट किया? कल आपको इको की भी वीडियो मिल जाएंगी। बख्तियार खिलजी, पुष्यमित्र शुंग, शशांक या मिहिरकुल ने? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शशांक ने। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है, सारे ही प्रश्न अच्छे हैं, इस वजह से मैं थोड़े थोड़े करके आपको दूंगी, जिससे आपकी अच्छे से जब तक एग्ज़ाम आए अच्छी तैयारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया था? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मेल है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आपको पता है अगर आपने अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ा है तो बौद्ध सम्मेलन हुए हैं, 4 सम्मेलन हुए हैं, कहाँ हुए हैं इसमें बताना है, और पहले कौन सा होगा ये हमें देखना है इस वाले प्रश्न में। तो 15 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, पहले में आएगा बी, प्रथम हुआ था गिरिवर्ज में, द्वितीय हुआ था कश्मीर में, फिर आपका जो है पहला हुआ बी में, सेकंड हुआ डी में, और थर्ड हुआ ए में, तृतीय हुआ पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ हुआ कश्मीर में। ठीक है, ये ऐसे है। जो द्वितीय हुआ वो वैशाली में हुआ, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ये वाले सम्मेलन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उद्धरण पे विचार करना है, किसने ये कहा ऐसा? जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है, इसी कारणवश जो घटित होना निश्चित है उसी पर विलाप नहीं करना चाहिए। यह किसने कहा था? बहुत अच्छा कथन भी है और प्रश्न भी है। तो 16 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, वासुदेव कृष्ण ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए। किसने कहा है? संप्रभुता सहयोग और सहायता की बदौलत ही अस्तित्व में रह सकती है, एक पहिया स्वयं नहीं चल सकता और उसे उनका परामर्श सुनना
चाहिए। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है और आपको इसको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए यह कथन किसका रहा होगा। यह कथन कौटिल्य ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो तक्षशिला में विद्रोह दबाने में असफल रहा और उसके छोटे भाई अशोक को वह जिम्मेदारी देकर वहाँ भेजा गया? तो 19 का आपका हो जाएगा बी, सुसिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब और किसने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, 99 की श्रेणी में इसको डाल लीजिए। तो ये पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये आज ही नहीं, नेक्स्ट जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे कंपटीशन तो आपका वहाँ भी ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस के निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध कायम किया? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी अच्छा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य आपके सिलेबस में है। मौर्य पूरा शासक पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक हो गया था? तो ये उपगुप्त के संपर्क में आके इसके प्रबल समर्थक हो गए थे। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को काफ़ी फैलाया भी था चीन तक। मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो 24 का आपका हो जाएगा सी, उज्जैन के राज्यपाल था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? है ना आपके सिलेबस में शुंग वंश। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन था उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी इसमें 25 का आंसर जाएगा आपका डी, अग्निमित्र था। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारवेल जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी की महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती था, किस राज्य का शासक था? तो 26 का आंसर जाएगा सी, कलिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट पे जाता है, शंख संवत किसने और कब प्रारंभ किया? और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 27 का आपका डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। और ये प्रश्न आपके कंपटीशन बेस भी बहुत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत प्रारंभ किया था? तो 28 का आंसर जाएगा बी, शक। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। भारत में कुषाण मूर्तियां किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? 29 का आंसर जाएगा सी, मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन कृति को कौटिल्य के मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के समतुल्य माना जाता है? गुप्तकालीन कृति है ना, कौटिल्य का जो मौर्यकालीन ग्रंथ है। अर्थशास्त्र सभी को आपको पता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 30 का एक का आंसर हो जाएगा कामदक का नीति सार, ये इसके तुल्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विधि निर्माताओं का सही कालक्रम क्या है? प्राचीन भारत के विधि निर्माता कौन कौन थे? मनु थे, नारद थे, मेधातिथि सब थे, लेकिन इनका सही क्रम क्या है? तो 31 का हो जाएगा सी, पहले मनु हैं, उसके बाद जो है याज्ञवल्क्य हैं, उसके बाद नारद हैं, फिर मेधातिथि हैं। ठीक है, याद रखिए, इसको प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 32 का आपका हो जाएगा ए, 6 है। पिटकों की भाषा क्या है? पता होना चाहिए। 33 पिटक क्या है? पता है ना आपको? ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है कौन, और त्रिपिटक के नाम क्या है तीनों के, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है जो उनकी कथाओं के रूप में, इन कथाओं की कुल संख्या क्या है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 34 का आपका ए हो जाएगा 549। प्रश्न बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से इनको याद कीजिए। प्रश्न बहुत ज़्यादा दूंगी और आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 12 तक आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि 2-1 दिन पहले ही आपको तैयारी कराती, लेकिन मुझे लगता है हिस्ट्री में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है तो आपको पहले ही तैयारी में करा देती हूँ। सेकंड पेपर में काफ़ी अंतर है, दोनों में फिर 3 दिन का अंतर है, तो सेकंड पेपर हम बाद में तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? तो 35 का आपका आंसर जाएगा डी, दिव्या
दिव्यवदान, ठीक है, दिव्यवदान की जो है संस्कृत भाषा है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा पाली है? तो ये है मिलिंद पन्हों की भाषा पाली है। दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पे डाल लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संगम समाज में अब आज एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि मैडम इनमें से कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो कितने तो नहीं पता रहते हैं कितने आ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता रहता है कि 100% हम देते हैं तो 50-60% आपके कहीं नहीं गए हैं और आपने देखा भी है। मैं वही ठोस में बात को कहती हूँ जिस पे मुझे यकीन होता है कि हाँ यहाँ से ये चीज़ बन सकती है। पेपर तो जो बनाता है उसको पता रहता है कि उसने कहाँ से पेपर उठाया है, लेकिन एक टीचर की हमेशा कोशिश रहती है कि वो स्टूडेंट को अपना 100% दे, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न वैसे अच्छा ही होता है, जो अगर अच्छे के लिए करते हैं तो हमेशा अच्छा ही होता है, ये याद रखना हमेशा। अगर आप अच्छे के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम समाज में कौन से देवते की सर्वाधिक मान्यता थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो 45 का आपका भी जाएगा मुरुगन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काय किक्किले का अर्थ है? गांधर्व, एक पक्षीय प्रेम, या फिर समाज, या फिर धर्म। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपका। 46 का आपका हो जाएगा बी, एक पक्षीय प्रेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्या किक्ले नहीं है? तो 47 का तो भाई जब क्या होगा, गांधर्व नहीं है, है ना। अनादि की उपाधि किसे दी जाती है? सारे ही प्रश्न यूनिक हैं, याद कीजिए इनको। 48 का आपका हो जाएगा बी, सेनापति को। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। परदवर कहते थे, जो परदवर थे तो वह कौन थे? तो 49 का आपका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कौन हो सकते हैं, मछुआरे को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल को मरुवर कहते थे। संगम काल में मरुवर कहते थे किसको? मरुवर का अभी ऊपर भी आया था क्वेश्चन, क्या था मरुवर वाला क्वेश्चन अभी बना था, कहाँ बना था? चलिए आगे देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको। संगम काल में मरुवर कहते थे किनको? 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यवनों के निवास स्थान को। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। रुई व रेशम, मसाले, हाथी दांत, या फिर हथियार। इसका आंसर मैं भी नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी स्टडी के लिए अवेयर हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, और मुझे लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं और वीडियो पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हिंदी मिरर के साथ जुड़ चुके हैं। और बच्चों को भी शेयर कीजिए ये हिस्ट्री की वीडियो। हो सकता है आप जैसे और भी स्टूडेंट हो जिनको इस वीडियो की रिक्वायर हो एमसीक्यू की, ठीक है, क्योंकि मिल जाते हैं बहुत एमसीक्यू, बहुत वीडियो हैं चैनल पर भरमार है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको एज इट मिले। मेरी कोशिश ये हो रही है आपको कंटेंट देने की कि सारे जितने मैं वीडियो आपको दूं, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट की दूं, आपके अकॉर्डिंग सिलेबस ही दूं, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना है और अच्छा पढ़ाना है, और वो पढ़ाना है जो एग्ज़ाम में आ सके, ठीक है। चलिए पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, प्रश्न का आंसर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में, आंसर नेक्स्ट वीडियो में। नहीं आता है, जिनको आता है आंसर दे सकते हैं। करते रहिए लाइक एंड शेयर और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।